नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। ठीक है, यानी अस्थि भंग कि अस्थि भंग क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, क्या इसके कारण हैं होने के, है ना, और किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं या फिर सही कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फ्रैक्चर से। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि फ्रैक्चर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी अस्थि भंग कहते किसे हैं, नाम से पता चल रहा है। अस्थि भंग, अस्थि यानी हड्डी। ठीक है, तो अस्थि या उपास्थि, ठीक है, दोनों चीजें आ जाती है इसमें। ठीक है, अस्थि और उपास्थि दोनों की निरंतरता का भंग होना। ठीक है, या तो अस्थि भी हो सकती है, उसकी निरंतरता भंग हो सकती है, या जो उपास्थि है उसकी निरंतरता भी भंग हो सकती है। या ये कहें दूसरे शब्दों में, क्योंकि जो अस्थि है किस प्रकार का ऊतक है, कठोर ऊतक है, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं हम कि जो कठोर ऊतक हैं उनकी निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है, अस्थि भंग कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो, हम बात कर रहे हैं कि अस्थि की निरंतरता का भंग होना। तो कोई भी अस्थि है, अस्थि किसे कहते हैं, जो अपनी बोन है सभी क्या कहलाती हैं, अस्थि हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होती है बोन की, इस तरह से होती है। ठीक है, तो अस्थि की जो निरंतरता है, निरंतरता का मतलब है इसकी जो सतह है, ठीक है, जो इसकी कंटिन्यूटी है वो, तो इसकी जो निरंतरता भंग हो जाती है, ठीक है, कहीं भी टूट गई, चाहे वो आंशिक रूप से टूटी, चाहे वो पूर्णतः टूटी, उसके आधार पर जो फ्रैक्चर के प्रकार हैं वो हम आगे बात करेंगे। अस्थि हो गई, चाहे उपास्थि, उपास्थि यानी कार्टिलेज, जो कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः इसके सिरों पर पाई जाती है, यानी जोड़ों पर पाई जाती है, तो क्या कहलाती है, कार्टिलेज। ठीक है, तो अस्थि या उपास्थि, अस्थि भी हो सकती है और उपास्थि भी हो सकती है। तो इसकी जो निरंतरता है, यानी जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता का टूटना ही क्या कहलाता है, अस्थि भंग कहलाता है। अब जो अस्थि है, अस्थि किस प्रकार के ऊतक में आती है, कठोर ऊतकों में आती है। ठीक है, और जो अपनी मांसपेशी है, स्किन है, ठीक है, और श्लेष्मा झिल्ली है, वो किस में आती हैं, कोमल ऊतकों में आते हैं। तो दूसरे शब्दों हम इस तरह से भी बोल सकते हैं इसे कि कठोर ऊतक की निरंतरता का यानी कंटिन्यूटी का भंग होना या टूटना क्या कहलाएगा, अस्थि भंग कहलाएगा। ठीक है, सर गुड मॉर्निंग। आज पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा सर टी शर्ट को देख के। टी शर्ट को देख के चलो बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, है ना, सबके लिए राधे राधे। अब देखो, अब जो निरंतरता है, निरंतरता भंग होने से क्या मतलब है हमारा, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी आ गई, यानी यहां से चटक गई हल्की सी, ठीक है, चाहे वो इस तरह से पूरी टूट गई। ठीक, तो ये क्या है कि जो अस्थि है उसकी निरंतरता क्या हो गई, टूट गई, उसको हम क्या बोलेंगे, अस्थि भंग कहेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया अपना, अस्थि भंग के रिगार्डिंग हम बात करें तो अपनी अस्थि हो सकती है, उपास्थि हो सकती है, या ये कहें कि कठोर ऊतक हो सकते हैं। इनमें से कोई भी वर्ड हम यूज करें, अगर उसकी निरंतरता भंग हो रही है, उसमें कहीं वो चटक रही है, टूट रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अस्थि भंग ही कहेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं कि जो ये अस्थि है इसके टूटने के आधार पर
अस्थि भंग कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इनके जो ऊतक है, जो अस्थि है, ये टूट रही है, इसके आधार पर ये दो प्रकार का अस्थि भंग होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, यानी पूर्ण अस्थि भंग और अपूर्ण अस्थि भंग। ऐसा अस्थि भंग जिसमें जो हड्डी है बिल्कुल टूट करके दो भागों में टूट जाती है। ठीक है, कोई भी अस्थि बिल्कुल इस तरह से टूट गई, दो बराबर भागों में, बराबर क्या मतलब, किसी भी प्रकार से दो अलग अलग खंडों में टूट जाती है, बट जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण अस्थि भंग। और अपूर्ण अस्थि भंग किसे कहेंगे, यानी अस्थि पूर्णतया दो बराबर भागों में नहीं टूट रही है, उसका कोई भाग, ठीक है, कोई भी एक भाग हल्का सा टूट रहा है, चटक रहा है, या ये कहें कि जो फ्रैक्चर लाइन बन रही है वो आधी अधूरी बन रही है। ठीक है, इसके प्रकार के बारे में हम आगे बात करेंगे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो फ्रैक्चर है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कंप्लीट से मतलब है कि जो अस्थि है पूर्णतया दो भागों में टूट करके, कंप्लीटली टूट करके अलग अलग खंडों में बट जाती है। ठीक है, तो देखिए, अस्थि भंग के प्रकार, पूर्ण अस्थि भंग, अस्थि पूर्णतया, ठीक है, कंप्लीटली क्या हो रही है, टूट रही है, और कम से कम, ठीक है, कम से कम भाई दो खंडों में तो टूटेगी, जब टूटेगी कोई चीज तो कितने खंडों में बटेगी, कम से कम दो खंडों में तो बटेगी, और उससे ज्यादा भी खंडों में बट सकती है, लेकिन कम से कम टूटना का क्या मतलब हो गया, एक से दो बनना। अपूर्ण अस्थि भंग, इसमें जो अस्थि की निरंतरता है पूर्णतः भंग नहीं होती। ठीक है, मतलब कम, इनकम्प्लीटली रूप से टूटती है, उसका कोई भाग या छोटा वो चटकती है। ठीक है, तो वो उसे बोलेंगे हम अपूर्ण अस्थि भंग। अब जो पूर्ण अस्थि भंग है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, किसके आधार पर, तो सबसे पहले वैसे उसकी गंभीरता के अनुसार, ऊतकों को नष्ट होने के आधार पर, फ्रैक्चर लाइन के आधार पर, ठीक है, तो इसके आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो अस्थि भंग की रेखा की दिशा है, अस्थि भंग की रेखा की दिशा यानी फ्रैक्चर लाइन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रैक्चर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अब फ्रैक्चर लाइन किसे कहते हैं, देखिए, ये जो अस्थि है, ठीक है, इसमें जो टूटने की दिशा होती है, मान लो यहां से ये टूटना शुरू हुई इस तरह से, ये टूटी ऐसे, तो ये क्या हो गई, फ्रैक्चर लाइन। ठीक है, ये इसकी दिशा हो गई, इस तरह से टूटी, तिरछी दिशा हो गई। अब इस तरह से टूटी, तो ये जो टूटने की जो लाइन बनी, यही क्या कहलाती है, फ्रैक्चर लाइन। और फिर जो जिस दिशा में टूटी, यानी कौन सा एंगल बना रही है, तो उसके आधार पर वो क्या हो जाती है, उसकी दिशा हो जाती है। इसी के आधार पर इस अस्थि भंग को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए इस किस तरीके से होते हैं। पहला है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, एक ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि कोई भी जो अस्थि है, जो उसमें फ्रैक्चर लाइन बनती है, वो 90 डिग्री के एंगल पर बन रही है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहेंगे। यानी जब किसी अस्थि में ये अस्थि हो गई, ठीक है, अब इस अस्थि की जो अक्ष है वो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अस्थि की लंबाई या लंब अक्ष इसकी क्या हो गई, अस्थि की ये वाली क्या हो गई, इसकी लंब अक्ष हो गई। अब फ्रैक्चर लाइन इस अस्थि की लंब अक्ष के या अस्थि की लंबाई के 90 डिग्री पर हो, यानी इस तरह से ये टूटे बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो यह फ्रैक्चर क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाएगा। जब अस्थि की लंब अक्ष और फ्रैक्चर लाइन दोनों कैसे हों, एक दूसरे के लंबवत हों, तो वह फ्रैक्चर क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाता है। दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, लगभग लगभग 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो फ्रैक्चर लाइन है, और फ्रैक्चर लाइन तो ये हो गई,
और ये अस्थि की लंब अक्ष हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? अस्थि की लंब अक्ष, अस्थि की लंब अक्ष। और ये क्या हो गई? फ्रैक्चर लाइन। और इन दोनों के भी, ये दोनों कैसी हैं? एक दूसरे के लंबवत है। उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब यही फ्रैक्चर लाइन कैसी हो? थोड़ी सी तिरछी हो, इस तरह से ये बन जाए, या इस तरह से ये बन जाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ऑब्लिक फ्रैक्चर। यानी जो फ्रैक्चर लाइन है वो कैसी हो गई? अच्छी हो गई, ट्रांसवर्स नहीं है वो। ठीक है, कैसी हो गई? थोड़ी सी तिरछी हो गई, या ज्यादा तिरछी हो गई। जब फ्रैक्चर लाइन कैसी हो? तिरछी हो, तो वह क्या कहलाता है? ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक। अब अगला है स्पाइरल। स्पाइरल किसे कहेंगे? जब फ्रैक्चर लाइन कैसी हो? घुमावदार। फ्रैक्चर लाइन मान लो यहां से शुरू हुई और घुमाव होते हुए इस तरह से एस शेप में या और अलग तरीके से चली गई, घुमाव लेते हुए वो जा रही है। यानी इस तरह से जैसे किसी को ऐंठन देके तोड़ा जाता है ना, तो वो क्या होती है? घुमावदार बल उस पर पड़ता है, उसकी वजह से जो इसकी फ्रैक्चर लाइन बनती है वो कैसी बनती है? घुमावदार बनती है। तो स्पाइरल में फ्रैक्चर लाइन कैसी होती है? यहाँ पर घुमावदार। तो फ्रैक्चर लाइन कैसी हो गई यहाँ पर? घुमावदार। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? स्पाइरल फ्रैक्चर कहलाएगा। अगला है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है दोनों अगले वाले, कि दोनों में क्या होता है, क्योंकि बस थोड़ा सा फर्क होता है इनमें। कोई भी अस्थि है, देखिए अगला जोड़ लेते हैं। देखिए, यानी कम्युनिटेड फ्रैक्चर किसे कहेंगे? जब अस्थि, जब कोई भी फ्रैक्चर हो रहा है, उसमें दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बनती हैं। कितनी बन रही है? दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बनती हैं। और वो फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर आकर के मिलती हों। किस पर आकर के मिलती हों? एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं। तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर है वो क्या कहलाता है? कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? जब, क्या बात की थी हमने? कि जब दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बनती हों और एक बिंदु पर आकर के मिलती हों। ठीक है, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, तो फ्रैक्चर लाइन कितनी हो गई? दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन, दो या दो से अधिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। तो ऐसा फ्रैक्चर क्या कहलाता है? कम्युनिटेड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक, इसमें कितनी बन रही है? वन, टू और तीन, ये तीन फ्रैक्चर लाइन है। और ये क्या हो गया? एक बिंदु। तो इस बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है? ये मिल रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहेंगे। जब किसी अस्थि में दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बनती हैं और वो सभी फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो वह फ्रैक्चर क्या कहलाता है? कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा था हम अपना मल्टीपल फ्रैक्चर। वो क्या होगा? कब कहेंगे मल्टीपल फ्रैक्चर? कि उसमें क्या था, कि जब फ्रैक्चर लाइन, ठीक है, दो या दो से अधिक बन रही है वहां भी, लेकिन मेन चीज है कि उसमें कोई जरूरी नहीं है
कि फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर ही मिले, लेकिन अस्थि टूटते समय दो या दो से अधिक खंडों में, मतलब कम से कम दो से तीन खंड तो उसमें होने चाहिए, यानी दो से अधिक खंडों में बढ़ती है। अगर दो खंडों में तो वो बढ़ती है नॉर्मली, अस्थि टूटने पर कोई भी अस्थि भंग होगा तो अस्थि कितने खंडों में बटेगी, दो खंडों में तो बटेगी ही बटेगी। लेकिन जब अस्थि दो से अधिक खंडों में बढ़ती है, ठीक है, तो दो से अधिक खंडों में बटेगी, तो फ्रैक्चर लाइन कितनी हो जाएंगी, दो या दो से अधिक हो जाएंगी। अब उनका एक बिंदु पर मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर शर्त क्या लगा रखी है हमने, कि एक बिंदु पर मिलना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि फ्रैक्चर लाइनें मान लो ये, ठीक है, यहां से बनी, एक इस तरह से बनी, दूसरी इस तरह से बन गई यहीं से, तीसरी यहीं से बन गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो जरूरी नहीं है कि इसमें ये एक बिंदु पर ही मिले, तो फ्रैक्चर लाइन दो या दो से अधिक हो सकती हैं, लेकिन उनका एक बिंदु पर मिलना जरूरी नहीं है। तो वहां पर यह शर्त नहीं है कि फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर मिले, कहीं भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। ठीक है, तो भी उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्रैक्चर कहेंगे। तो क्या हो गया, दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन हो सकती हैं, ठीक है, और अस्थि कम से कम, अस्थि दो से अधिक, दो से अधिक खंडों में टूटती है। कितने में टूटती है, दो से अधिक खंडों में टूटती है। और ये जो अपना पॉइंट है कि एक बिंदु पर आकर के मिले, वो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन हो सकती हैं, और जो अस्थि के खंड हैं वो जरूरी नहीं है कि मतलब जो सॉरी फ्रैक्चर लाइन है वो एक बिंदु पर आकर मिलें, क्योंकि जब दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बनेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि अस्थि दो से ज्यादा खंडों में टूटेगी। अब देखो इनको डायग्रामेटिकली समझते हैं इस तरह से। देखो, उनको छोड़िए अभी, आप इनके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो, ये था अपना ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसमें ये जो फ्रैक्चर हमें फ्रैक्चर लाइन दिखाई दे रही है, ये कैसी है, बिल्कुल ये इसकी लंब अक्ष हो गई। ठीक है, इससे कितना है, ये 90 डिग्री के एंगल पर उपस्थित फ्रैक्चर लाइन। ठीक है, तो हमने इसे क्या कह दिया, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर लाइन, फ्रैक्चर क्या है कि इसमें जो अस्थि में लंबाई में ही थोड़ा सा टूट जाता है, तो ये एक अलग तरह का हो गया ये, तो इस तरह की लंबी ही अक्ष पर ही क्या बन गई, फ्रैक्चर हो गया अस्थि में, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, लीनियर फ्रैक्चर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अस्थि एक तरह से चटक रही है, पूरी तरह से दो खंडों में टूट नहीं रही है ना, तो इसको क्या बोल देंगे हम, लीनियर प्रकार का फ्रैक्चर बोल देंगे। अगला है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब वो तिरछा वाला ही। ठीक है, तो फ्रैक्चर लाइन कैसे बन रही है इसमें, तिरछी बन रही है इस तरह से, तो इसको बोल दिया हमने ऑब्लिक फ्रैक्चर। ये भी ऑब्लिक का ही प्रकार है। स्पाइरल, घुमाव लेते हुए, यानी ऊपर से चली यहां से और इस तरह से घूमते हुए यहीं से मुड़ गई मान लो, तो ये क्या हो गया, स्पाइरल प्रकार का फ्रैक्चर हो गया। कम्युनिटेड, कम्युनिटेड में क्या है कि जो अस्थि टूटती है, ठीक है, उसकी जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक बिंदु पर मिलना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर फ्रैक्चर लाइन कहां पर, एक कॉमन पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, तो ये चीज हो गई। और मल्टीपल फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर में कि जब अस्थि कम से कम अलग अलग खंडों में टूटे, और उनके कोई जरूर नहीं है कि वो उसमें जो फ्रैक्चर लाइन बन रही है वो एक पॉइंट पर आकर के, ठीक है। अब देखिए, नोबलजन फ्रैक्चर, ये किसकी वजह से है, कोई भी मांसपेशी का टेंडन है, ठीक है, क्योंकि बोन के ऊपर क्या जुड़ी रहती हैं, मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं, और मांसपेशियां किसकी सहायता से जुड़ी रहती हैं, टेंडन की सहायता से किसी भी बोन के ऊपर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, मान लो कि कोई भी ये मांसपेशी हो गई, और इसका जो पेपरिंग एंड है वो क्या हो गया, इसका टेंडन हो गया।
इस टेंडन में या मांसपेशी में खिंचाव की वजह से या टेंडन में खिंचाव की वजह से अस्थि के किसी खंड का टूट जाना, ठीक है, इसकी वजह से जो अस्थि है उसपे खिंचाव की वजह से, क्योंकि मांसपेशी है ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, और इसकी वजह से ज्यादा खिंचाव हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, अस्थि का कोई भी भाग टूट गया। उस कंडीशन में हम जो जो फ्रैक्चर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अवल्जन फ्रैक्चर के नाम से जाना जाएगा। तो किसकी वजह से हो रहा है, मांसपेशी के टेंडन के कारण, यानी उसमें जो मांसपेशी उसमें खिंचाव हुआ या टेंडन में जो खिंचाव हुआ उसकी वजह से जो फ्रैक्चर हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, अवल्जन फ्रैक्चर कहलाता है। तो इस तरह से अपने जो फ्रैक्चर हैं अस्थि भंग की रेखा के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार जो फ्रैक्चर लाइन है उसकी दिशा के अनुसार कौन कौन से हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जिसमें जो फ्रैक्चर लाइन है वो अस्थि की लंबाई के 90 डिग्री के एंगल पर होती है। दूसरा है ऑब्लिक फ्रैक्चर, जिसमें फ्रैक्चर लाइन कैसी है, ये रेड वाली अच्छी, ठीक है, तो फ्रैक्चर लाइन कैसी हो गई, तिरछी हो गई। स्पाइरल में वही स्पाइरल यानी घुमावदार। कम्युनिटेड में जो फ्रैक्चर लाइन है दो या दो से अधिक बनती हैं लेकिन एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, तो हम उसे क्या बोल देंगे, कम्युनिटेड। और यदि वो एक बिंदु पर नहीं भी मिले या मिल जाए लेकिन अस्थि कम से कम दो से अधिक खंडों में टूटे, तो वह क्या कहलाएगा, मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है। और अवल्जन फ्रैक्चर जो मांसपेशी है, और मांसपेशी किसकी सहायता से जुड़ी हुई है, बोन से, टेंडन की सहायता से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर उसमें खिंचाव होता है या किसी अन्य कारण से टेंडन के जो हिस्सा जुड़ा हुआ है उसमें खिंचाव की वजह से जब अस्थि का कोई भी खंड टूट जाता है या अस्थि में फ्रैक्चर हो जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, अवल्जन फ्रैक्चर कहलाएगा। तो ये तो बात हो गई अपनी पूर्ण अस्थि भंग के प्रकारों की, ठीक है। अब देखिए अब आता है दूसरा क्लासिफिकेशन है, यानी फ्रैक्चर तो है ही है लेकिन इसका जो आधार है वो दूसरा चेंज हो गया। वो क्या है कि टूटे हुए खंडों के विस्थापित होने के अनुसार, कि स्थिर खंड टूटे, ठीक है, और टूटने के बाद वो खंड किधर की तरफ गए, ठीक है, किस तरह से उनकी व्यवस्थित हुए वो टूटने के बाद, तो उसके आधार पर जो फ्रैक्चर है उसको मुख्यतः हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला इम्पैक्टेड और दूसरा डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। इम्पैक्टेड का अर्थ क्या है, इम्पैक्टेड का अर्थ है कि जो अस्थि टूटने के बाद, ठीक है, एक दूसरे में धस जाती हैं, ठीक है, टूटने के बाद एक दूसरे में मतलब एक दूसरे पर प्रेशर डाल रही हैं। ये अस्थि थी पूरी इस तरह से मान लो, ठीक है, ये टूट गई। अब एक टूटने के बाद क्या हुआ कि इनके दो तरह की कंडीशन बनी यहाँ पर, या तो वो एक दूसरे में इस तरह से जोर लगा रही प्रेशर यानी धस गई, ठीक है, उसकी लंबाई पहले की बजाय क्या हो गई, छोटी हो गई धसने की वजह से। और दूसरा हो गया कि वो दूर दूर चली गई, ठीक है, उनके बीच का गैप बढ़ गया। तो इन दोनों कंडीशन में जब वो एक दूसरे में धसती हैं तो उसे बोलेंगे हम इम्पैक्टेड। और डिस्ट्रैक्टेड में जब टूटे हुए अस्थिखंड एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड। तो इम्पैक्टेड टूटे हुए अस्थिखंडों का, टूटे हुए अस्थि खंडों का एक दूसरे में धसना, ठीक है। और डिस्ट्रैक्टेड किसे कहेंगे, टूटे हुए अस्थि खंडों का एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रैक्टेड। यानी कोई भी अस्थि है उसमें भंग, अस्थि भंग हुआ वो टूटी, ठीक है, और मान लो ये कोई अस्थि थी, इसका एक खंड ये हो गया और इसी का जो दूसरा, यानी एक दूसरे में ये इस तरह से घुस गई है, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, एक दूसरे में ये घुस रही है यानी एक दूसरे पर प्रेशर डाल रही है, तो ये क्या हो गया, इम्पैक्टेड।
और दूसरा क्या हो गया, अस्थि है। ये दूर हो गई, तो ये कौन सा हो गया, डिस्ट्रैक्टेड प्रकार का अस्थिभंग हो गया। ठीक है, एक में जो अस्थि खंड है टूटने के बाद एक दूसरे में धस रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। और इसको इस तरह से ये अस्थि थी, ये टूटी, इसके खंड इस तरह से यहां से मान लो टूटी ये, और एक दूसरे में ये खंड धस गई। ठीक है, एक दूसरे प्रेशर लगाया, तो इसकी जो नॉर्मल लंबाई है वो इसकी जो एक्चुअल लंबाई है उसकी बजाय क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, इम्पैक्टेड, यानी एक दूसरे में ये खंड धस गए। और जब इसके खंड एक दूसरे से दूर चले गए तो यही क्या कहलाएगा, डिस्ट्रैक्टेड प्रकार का अस्थिभंग कहलाता। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अगला क्लासिफिकेशन जो है जो इसका, वो किसके आधार पर है, गंभीरता के अनुसार। जो अस्थि भंग है उसकी गंभीरता किस प्रकार की होती है, कम गंभीरता से मतलब है कि आसपास के ऊतकों को वो किस प्रकार की चोट पहुंचा रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहला है सिंपल। सिंपल में क्या होता है कि अस्थि टूटी और ऊतकों के अंदर जो आसपास के ऊतक हैं उनको किसी भी प्रकार की वो क्षति नहीं पहुंचा रही। ठीक है, जो अस्थि भंग है वो क्या है, आसपास के ऊतकों पर कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रही। ठीक है, तो सिंपल में क्या कहेंगे, भंगित अस्थि। भंगित अस्थि खंड। ठीक है, आसपास के ऊतकों को, आसपास के ऊतकों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता। ठीक है, अब देखो, यानी जो त्वचा है वो उससे बाहर भीग करके नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तरह से ये कहें कि जो सिंपल फ्रैक्चर है ये कैसा है, क्लोज प्रकार का फ्रैक्चर है। इसको हम क्लोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर अस्थि ब्रेक हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अस्थि निकल करके बाहर साइड से निकली आई, है ना। तो वहीं की वहीं वो जमी हुई है, आसपास के ऊतकों में नाम मात्र की क्षति है, या ये कहें कि क्षति नहीं है। तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल फ्रैक्चर कहलाएगा। कंपाउंड, कंपाउंड फ्रैक्चर को हम ओपन प्रकार का फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब ओपन प्रकार का फ्रैक्चर होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आसपास के ऊतकों या त्वचा को भेद करके जब बाहर आएगा, ठीक है, तभी तो वो ओपन कहलाएगा। तो जब बाहर भेद करके कोई भी अस्थि बाहर निकलेगी तो वह आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं, त्वचा है, रक्त वाहिनियां हैं, उनको क्या पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, डैमेज करेगी। ठीक है, उसे बोल देंगे हम कंपाउंड फ्रैक्चर। तो कंपाउंड फ्रैक्चर में भंगित अस्थिखंड, यानी टूटा हुआ अस्थिखंड, भंगित अस्थिखंड क्या करेगा, आसपास के ऊतकों को, आसपास के ऊतकों, अब आसपास के ऊतकों में क्या क्या चीज हो गई, त्वचा हो गई, ठीक है, मांसपेशियां हो गई, और क्या हो गई, रक्त वाहिनी। तो जब वो इन चीजों को नुकसान पहुंचाता ही है, जो भंगित अस्थिखंड है, तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड प्रकार का फ्रैक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो हमने दो चीज पढ़ी, टूटे हुए खंडों के विस्थापित होने के अनुसार, यानी टूटने के बाद वो खंड किधर की तरफ जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। यदि वो टूटने के बाद एक दूसरे में अंदर धस रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाएगा। यदि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रैक्टेड प्रकार का फ्रैक्चर कहलाएगा। अब दूसरा है कि गंभीरता के अनुसार, जो ऊतकों को क्षति पहुंच रही है उसके अनुसार। यदि भंगित अस्थिखंड, जो टूटे हुए अस्थिखंड हैं,
वो आसपास के ऊतकों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, या ये कहें कि नाम मात्र की हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? सिंपल प्रकार के फ्रैक्चर कहलाएंगे। इन्हीं को हम क्लोज कह देते हैं। यानी आसपास के ऊतकों को जो क्षति नहीं पहुंच रही है, तो ये वहीं की वहीं एक तरह से क्या है, पड़े हुए हैं, मतलब ऊतकों को हानि नहीं पहुंचा रहे, तो क्लोज प्रकार के फ्रैक्चर कहला। कंपाउंड, जब फ्रैक्चर जो अस्थि भंगित अस्थि खंड है, वह अस्थि को टूटने के बाद, अस्थि जो टूट गई उसके बाद आसपास के ऊतकों को हानि पहुंचाता है। आसपास के ऊतकों में त्वचा हो गई, मांसपेशी हो गई और रक्तवाहिनियां हो गई। उनको भेद करके यदि त्वचा से बाहर भी आ सकता है, उनको अंदर भी हो सकता है, लेकिन हानि पहुंचा रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? कंपाउंड या ओपन अस्थिभंग कहलाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, अगला है कि भंगित अस्थि खंडों की स्थिरता के अनुसार। ठीक है। तो स्थिरता के आधार पर, यानी या तो वो एक जगह पर स्थिर रहेगा, या फिर टूटने के बाद वो अगल बगल में कहीं ना कहीं जाएगा। तो उसके आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया जाता है, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है। स्टेबल यानी स्थिर, और दूसरा अनस्टेबल यानी अस्थिर। यानी टूटने के बाद यदि अस्थि स्थिर रहती है, वहीं की वहीं उसमें फ्रैक्चर है, तो वह क्या कहलाएगा? स्थिर अस्थिभंग कहलाएगा। ये कोई बोन है, इसमें ये टूटी, ठीक है, इस तरह से ये मान लो टूट गई है, ये क्या बन गई? एक तरह से फ्रैक्चर लाइन बन गई मान लो ये, ठीक है। लेकिन जो बोन है वो यहीं की यहीं फिक्स है, बस केवल हमें फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन बोन में कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हुआ है, एक ही जगह पर ये स्थिर है। तो ये क्या कहलाएगा? स्थिर प्रकार का फ्रैक्चर कहलाएगा। दूसरा, ईएसटी का एक खंड हो गया, और ये टूटने के बाद दूसरा इस तरह से हो गया, ये दूसरी तरफ चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल। यानी टूटने के बाद अस्थि के जो खंड हैं, भंगित अस्थि खंड हैं, उनमें क्या हो गया? मूवमेंट हो गया, ठीक है, उनमें गतिशीलता आ गया, यानी इधर उधर वो चले गए। तो वही भंगित अस्थि खंड जिसमें मूवमेंट हो गया टूटने के बाद अस्थि के खंडों में, तो क्या कहलाएगा? वो अनस्टेबल फ्रैक्चर कहलाएगा। ठीक है। तो स्टेबल किन्हें कहेंगे? वे उस प्रकार के अस्थिभंग जिनमें टूटने के बाद जो भंगित अस्थि खंडन में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, स्थिर रहते हैं। ठीक है। और अनस्टेबल किन्हें कहेंगे? उस प्रकार का फ्रैक्चर, या ये कहेंगे उस प्रकार का अस्थिभंग जिसमें टूटने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद जो अस्थि खंड है उनमें क्या आ जाता है? मूवमेंट आ जाता है, या उनमें गतिशीलता आ जाती है, इधर उधर वो हिल जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल प्रकार के फ्रैक्चर। ठीक है। अब देखिए अगले प्रकार, अस्थि भंग के स्थान के अनुसार। तो मेन चीज, जो अस्थि, अब उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब जो अस्थि में भंग हो रहा है या अस्थि टूट रही है, उसमें अस्थि का कौन सा भाग टूट रहा है, ठीक है, तो उसके आधार पर अलग अलग नाम दिए गए, जैसे डाइफाइजियल फ्रैक्चर, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर, एपीफाइजियल फ्रैक्चर, कॉन्डाइलर फ्रैक्चर और आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ये अस्थि के भाग होते हैं, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस। ठीक है। थोड़ा सा क्लियर करें इनको, तो किस तरह से? देखिए,
देखिए कोई भी अस्थि है, उसकी लंबाई की हम बात करें तो उसमें कौन कौन से भाग मुख्य रूप से होते हैं, तो उनकी बात करें हम, तो देखो कौन कौन से भाग होंगे। इसमें जो इसके सिरों वाले भाग हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सिरे वाला भाग हो गया, और इधर की तरफ ये सिरे वाला भाग हो गया। इन सिरे वाले भागों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं इनको, एपीफाइसिस। ये भी एपीफाइसिस हो जाएगा, और ये भी एपीफाइसिस हो जाएगा, ठीक है। और जो बीच वाला साफ्ट वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, डायफाइसिस। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, डायफाइसिस, ठीक है। तो अब एपीफाइसिस और डायफाइसिस, इन दोनों के बीच में एक भाग और पाया जाता है, ठीक है, एक प्लेट रूपी भाग पाया जाता है, जिसे हम बोल देते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस, ठीक है। तो ये भाग हो गए। और ऊपर जो दोनों आर्टिकुलर सरफेस होती हैं, जहां पर अस्थि एक ऊपर वाली अस्थि से जुड़ेगी और नीचे वाली नीचे की अस्थि से जुड़ेगी, उन दोनों भागों पर एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। तो ये कार्टिलेज उपस्थित होती हैं, ठीक। अब एक होते हैं कॉन्डाइल और एपिकॉन्डाइल। बंद मुट्ठी के समान जब संरचनाएं अस्थि में पाई जाती है, कि मान लो ये एक अस्थि है और इसमें इस तरह की संरचना है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक तरह से बंद मुट्ठी के जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्डाइल कह देते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, कॉन्डाइल। ये डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड ही इसके रूप में पाया जा सकता है, कॉन्डाइल के रूप में पाया जा सकता है। जब ये बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है डिस्टल एंड की, तो वही क्या कहलाता है, कॉन्डाइल कहलाता है। यदि अब इन अस्थि के इन भागों में फ्रैक्चर होता है, तो जिस भाग में फ्रैक्चर हो रहा है उसी भाग के अनुसार उसे नाम दे दिया जाता है। मान लो कि फ्रैक्चर लाइन बनती है कहां पर, ये वाले ऊपर वाले हिस्से में, तो जिसमें एपीफाइसिस वाला भाग टूट जाता है अस्थि से, जो अलग हो रहा है वो कौन सा वाला भाग हो रहा है, एपीफाइसिस वाला भाग अलग हो रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, एपीफाइजियल फ्रैक्चर कहलाएगा। यदि फ्रैक्चर लाइन बनती बनती है कहां पर, मेटाफाइसिस वाली प्लेट के पास या इसके ऊपर बनती है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर कह देंगे। और यदि डाइफाइसिस वाला यानी साफ्ट वाला भाग टूटता है, ठीक है, बीच में फ्रैक्चर लाइन बनती है, तो ये क्या कहलाएगा, डाइफाइजियल फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक। इसी प्रकार से डिस्टल एंड पर कॉन्डल वाले भागों में किसी भी प्रकार की फ्रैक्चर लाइन बनती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्डाइलर प्रकार के फ्रैक्चर कहलाते हैं। और फिर यहीं पर क्या होती हैं, तो चाहे ऊपर वाला सिरा हो यानी प्रोक्सिमल एंड हो, चाहे डिस्टल एंड हो यानी निकटस्थ सिरा हो, चाहे दूरस्थ सिरा हो, यहीं पर क्या पाई जाती है, आर्टिकुलर का मतलब है कि जुड़ने वाले स्थान, जहां एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ती है, और जुड़ते समय जो सतह संपर्क में आती है, ठीक है, या जुड़ने में सहयोग करती है, वह क्या कहलाती है, आर्टिकुलर सरफेस कहलाती है। और आर्टिकुलर सरफेस पर ही कार्टिलेज पाई जाती है। कार्टिलेज का काम क्या है, एक तरह से गद्दीनुमा संरचना का कार्य करती है, जिससे अस्थियां एक दूसरे के ऊपर रगड़ ना खाएं, ना भिड़े, ठीक, तो घर्षण से बचाती है। तो अगर इसमें किसी प्रकार का फ्रैक्चर होता है, या ये टूटती है आर्टिकुलर सरफेस या कार्टिलेज, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमने फ्रैक्चर में पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी हमने शुरुआत में ही, कि अस्थि या उपास्थि, कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। अस्थि या उपास्थि की निरंतरता का भंग होना ही क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। तो जब आर्टिकुलर सतह यानी इस कार्टिलेज में या उपास्थि में किसी प्रकार का फ्रैक्चर होता है, या ये टूटती है, निरंतरता भंग होती है, तो ये भी क्या कहलाएगा, फ्रैक्चर ही कहलाएगा। लेकिन किस प्रकार का कहलाएगा, आर्टिकुलर प्रकार का फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई अस्थि भंग के स्थान के आधार पर, यानी जो अस्थि है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, कॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइल, आर्टिकुलर सरफेस। तो जिस भाग में
फ्रैक्चर लाइन बनेगी या वो अलग होगी टूट करके, तो उसी आधार पर उसका नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अस्थिभंग के स्थान के अनुसार फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपूर्ण अस्थिभंग के प्रकार। तो ये तो अपने जितने ही प्रकार थे कौन से थे, पूर्ण प्रकार के थे। इनमें जो अस्थि थी टूट करके दो भागों में, मतलब अलग अलग हो रही थी, या दो से अधिक भागों में टूट रही थी, तो इसलिए वो उनको हम क्या बोल रहे थे, कंप्लीट फ्रैक्चर कह रहे थे। दूसरा है अपूर्ण अस्थिभंग। इसमें जो अस्थि है वो दो भागों में टूटती नहीं, है ना। अस्थि बिल्कुल एक ही हिस्सा में रहेगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी रूप में टूट, मतलब दरार रूपी दरार बन जाती है। तो एक तरह से क्या है, अस्थि को डैमेज हो रहा है, अस्थि की जो नॉर्मल शेप है, आकृति है, उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोल देते हैं। और जो सबसे फेमस है वो क्या है, ग्रीन स्टिक प्रकार का फ्रैक्चर। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको हम, ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक क्यों कह रहे हैं, जिस तरह से अ, छड़, हरी छड़ होती है, हरी जो टहनी होती है पेड़ की, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ग्रीन स्टिक कहेंगे। ठीक है, तो जब हरी छड़ में क्या होती है कि लफने की, या उसमें ये कहेंगे लचक ज्यादा होती है। ठीक, तो हरी जो छड़ है उसमें जो लचक का गुण है वो ज्यादा होती है, लेकिन एक लिमिट की होती है। जब उसको क्षमता से अधिक हम क्या करेंगे, हरी जो छड़ है या टहनी है उसको मोड़ेंगे, तो उसका जो ऊपर का आवरण है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जो हरी टहनी है उसके ऊपर जो आवरण होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ग्रीन स्टिक क्या हो गई, ब्रेक हो गई। इसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी जो हड्डियां हैं वो कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, वो मुड़ भी जाती हैं। ठीक है, तो जब क्षमता से, एक क्षमता तक ही मुड़ सकती है, लेकिन जब क्षमता से अधिक मोड़ा जाता है, तो जो हड्डी का सबसे बाह्य लेयर होती है, परत होती है, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी, कि अस्थि की जो बाह्य आवरण है ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, पेरिओस्टियम। अस्थि के जो चारों ओर का जो आवरण है वह क्या कहलाता है, पेरिओस्टियम। और जो पेरिओस्टियम है वो किनारों पर एब्सेंट होती है, या ये कहें कि जो आर्टिकुलर सरफेस है वहां पर क्या रहती है, एब्सेंट। तो वहां पर अब पेरियोस्टियम के स्थान पर क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक है, ये एनाटॉमी हम बात करेंगे। तो अस्थि के जो चारों ओर का आवरण है वो क्या कहलाता है, पेरियोस्टियम कहलाता है। तो जब अस्थि एक तरफ से ज्यादा मुड़ेगी, बेंड होगी, मुड़ेगी, तो क्या होगा, कि पेरियोस्टियम टक जाती है, ब्रेक हो जाती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। जिस प्रकार से हरी डंडी को अधिक मोड़ने पर उसकी जो बाह्य लेयर है वो टूट जाती है। ठीक है, यानी हरी डंडी में भी क्षमता किस तरह से होती है, मुड़ने की होती है। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत मोड़ो उसे एक स्तर तक, लिमिट तक, तो वो मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। लेकिन जब क्षमता से अधिक मोड़ते हैं तो वो टूट जाती है, बाह्य लेयर उसकी चटक जाती है। उसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डी में भी, मतलब वो मुड़ जाती हैं, उनमें किसी प्रकार का, ये नहीं थोड़ा बहुत मुड़ेंगी तो किसी प्रकार का फ्रैक्चर होगा। लेकिन जब क्षमता से अधिक वो मुड़ती हैं तो उनकी जो बाह्य लेयर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पेरिओस्टियम कह रहे हैं, तो वो चटक जाती है। तो देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये किन में होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, कम उम्र के पशुओं में होता है। अब जो फ्रैक्चर होता है इसमें कंप्लीट नहीं है, यानी हड्डी दो भागों में नहीं टूट रही है, क्या चटक रही है इसमें, पेरिओस्टियम चटक जाती है, उसमें ब्रेक आ जाता है, उसकी जो निरंतरता है वो भंग हो जाती है। ठीक है, पेरिओस्टियम की निरंतरता भंग होती है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में किस चीज की निरंतरता भंग हो रही है, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम यानी जो अस्थि का बाह्य आवरण है उसकी निरंतरता में मतलब कमी आ रही है, वो निरंतर नहीं है, वो टूट रही है। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखने वाली बात है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कम उम्र के बच्चों में या छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, इसमें होता है हड्डी का कौन सा भाग ब्रेक होता है, पेरिओस्टियम वाला भाग ब्रेक होता है। ठीक, दूसरा है फिशर फ्रैक्चर। फिशर फ्रैक्चर क्या है, अभी तो हम कर रहे थे किसकी बात, पेरिओस्टियम की बात, लेकिन जब अस्थि में
यानी पेरियोस्टियम भी चटक गई, और थोड़ा सा यहां से, यानी अस्थि दो भागों में तो नहीं टूटी, लेकिन थोड़ा सा अंदर तक चटक गई, एक साइड से हल्का सा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यानी पेरियोस्टियम तो टूटी टूटी, लेकिन अंदर की तरफ थोड़ी सी अस्थि वाला भाग है वो भी चटक गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटी है। यानी जो फ्रैक्चर लाइन बनी है वो आधी अधूरी एक सिरे तक ही बनी है, यानी अस्थि में दरार का पड़ जाना। ठीक है। तो एक तो होता है कि पूरी की पूरी टूट जाए, यानी पूरी फ्रैक्चर लाइन बन जाए, तो वो तो हो गया कंप्लीट फ्रैक्चर। लेकिन जब फ्रैक्चर लाइन आधी अधूरी बनी, हल्का सा एक हिस्सा चटका, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सर फ्रैक्चर। ठीक है। तो एक छोटी सी जगह पर वहीं पर दरार पड़ती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फिसर फ्रैक्चर कह देते हैं। अगला है डिप्रेशन फ्रैक्चर। डिप्रेशन का अर्थ क्या होता है, एक तरह से गड्ढेनुमा संरचना, यानी धसाव। तो किसी अस्थि में, ठीक है, उसमें धसाव आ गया, जो उसकी मतलब ज्यादा दब गई प्रेशर की वजह से या किसी वजह से, हड्डी वहीं की वहीं, जैसे मान लो यहाँ पर प्रेशर पड़ा, ठीक, और यहाँ पर ये अस्थि नॉर्मल इस तरह से रहती, तो हल्का सा गड्ढा यहाँ पर ये इस तरह से अंदर की तरफ घुस गई, या ये कहें कि जैसे इस तरह से थी, लेकिन इस तरह से ये हल्की सी, हल्का ज्यादा नहीं होगा, हल्की सी अंदर की तरफ धस गई है, क्योंकि वहां पर डिप्रेशन आ गया, जिस तरह से अपनी हथेली है, ये भी क्या है, एक तरह का डिप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस तरह का हल्का सा, ये प्लेन तो इस तरह से होता है, लेकिन प्लेन के बजाय क्या हो गया, हल्का सा अंदर की तरफ धसाव होगा। तो जिस तरह से हड्डी में यहाँ पर क्या आ गया, हल्का सा धसाव आ गया। ठीक है। तो अंदर की तरफ जो, यानी क्षति किसी प्रकार की नहीं हुई, लेकिन अस्थि के जो भाग हैं वो थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए, दबाव की वजह से अंदर धस गई। तो उस प्रकार का फ्रैक्चर क्या कहलाएगा, डिप्रेशन फ्रैक्चर कहलाता है। और जो ये फ्रैक्चर है मुख्यतः किसमें, फ्रंटल डिप्रेशन, फ्रंटल बोन जो होती हैं, ठीक है, अपने जो हेड वाली, और मैगजीला, इनमें ये पाया जाता है। ठीक है। तो फ्रंटल डिप्रेशन और मैगजीला बोन में ये डिप्रेशन वाला फ्रैक्चर है मुख्यतः मिलता है। ठीक। तो अपूर्ण अस्थि भंग के मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं। पहला ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, दूसरा फिशर फ्रैक्चर, और तीसरा डिप्रेशन फ्रैक्चर। तीनों में ही जो अस्थि है पूर्णतः टूटती नहीं है, दो खंडों में नहीं टूटती है, अलग नहीं होती है। जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है उसमें पेरियोस्टियम चटक रही है, यानी उसका जो अस्थि है उसका बाह्यतम आवरण में कंटिन्यूटी में डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, निरंतरता नहीं रह पा रही, किसमें, पेरियोस्टियम में। फिशर फ्रैक्चर में जो अस्थि है उसका एक सिरा या एक ओर से जो फ्रैक्चर लाइन बन रही है वो कैसी बन रही है, आधी अधूरी बन रही है, हल्की सी दरार के रूप में वहां पर फ्रैक्चर लाइन बन रही है, तो उसे हमने बोल दिया फिशर फ्रैक्चर। और जब अस्थि में अधिक दबाव की वजह से वहीं की वहीं वो क्या हो गई, हल्का सा डिप्रेशन आ गया, गड्ढा पड़ गया, तो वो क्या कहलाता है, फिशर फ्रैक्चर, सॉरी डिप्रेशन फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गया अपूर्ण अस्थि भंग के प्रकार। इस तरह से अपने पूर्ण अस्थि भंग और अपूर्ण अस्थि भंग समाप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने कि ये तो हो गए अपने फ्रैक्चरों के कारण। अब बात करते हैं कि जो फ्रैक्चर है इसके कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली हम बात करें कि क्या होगा, भाई आदमी गिर गया अचानक से, कोई बाह्य रूप से किसी से टक्कर हो गई, है ना, किसी ने जोर से डंडा मार दिया, या ऊंचाई से गिर गया व्यक्ति, ठीक है, इसकी वजह से क्या होंगे, फ्रैक्चर होंगे, यही मुख्यतः कारण होते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पढ़ने वाले। तो जो फ्रैक्चर के कारण है, दो तरह के कारण होते हैं, एक तो होता है बाह्य कारण, एक होते हैं आंतरिक कारण। बाह्य कारण जो कि बाहर से स्थि पर दबाव डाल रहे हैं या किसी कारण से जो घटना घटित हो रही है उसकी वजह से। आंतरिक कारण शरीर में अंदर ही अंदर कुछ इस तरह की प्रोसेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल, जिनकी वजह से अस्थि मांसपेशी, ठीक है, ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, जो हड्डी है वो कमजोर हो जाती है और टूट जाती है, तो वो कहलाते हैं आंतरिक कारण। ठीक है। तो बाह्य कारण की बात करें, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देने वाले, जो हमें दिखाई प्रत्यक्ष रूप से जो सामने है, जिसमें हो गया ऊंचाई से, सॉरी ऊंचाई से गिरना और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में आमने सामने से भाई भिड़ा या कुछ भी कर वगैरह लगी, ठीक है, गिर गया, तो उस वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर होने की संभावना हो जाती है। तो ये कारण होते हैं प्रत्यक्ष कारण में, एक्सीडेंट और ऊंचाई से गिरना। ठीक है। अप्रत्यक्ष कारण की बात करें, यानी जैसे व्यक्ति है चल रहा है और कहीं ना कहीं गड्ढा वगैरह आने की वजह से
एक साथ अस्थि गई नीचे, है ना, पैर चलते चलते एकदम अचानक ज्यादा मुड़ गया। और जब कोई चीज क्षमता से ज्यादा मुड़ जाती है तो क्या होगी, वो टूटेगी ही टूटेगी। अस्थि का अधिक मुड़ जाना, या ये कहें कि क्षमता से अधिक मुड़ जाना, क्या होगा, ये अप्रत्यक्ष कारण के अंदर आएगा। अगला है अस्थि का अत्याधिक प्रसार और अस्थि पर भारी बल का लगना। ठीक है, अत्याधिक प्रसार यानी किसी ने ज्यादा मरोड़ दिया हाथ, या फिर किसी कारण से वो ये एक तरह से मुड़ जाना ही है, वो अस्थि का अधिक मुड़ जाना ही, चाहे वो एक्सटेंशन हो चाहे वो फ्लेक्जन हो। तो किसी भी कारण से अस्थि जब क्षमता से अधिक मुड़ती है तो किसका कारण बनता है, वो फ्रैक्चर का कारण बनता है। और भारी बल एक तरह से टकराने में भी आ गया, यानी बाहर से कोई बल लग रहा है या फिर कोई वजनदार चीज जो बोन पर जोर डाल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, अब आंतरिक कारण की बात करें तो आंतरिक कारण में क्या होगा, अस्थि से क्या चीज जुड़ी रहती हैं, पेशियां। तो पेशियों में संकुचन ज्यादा हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो, जिस तरह से हम अवलजन की बात कर रहे थे। ठीक है, कि जो टेंडन था, खिंचाव के कारण, मांसपेशी में खिंचाव के कारण जिस भाग से अस्थि के से जुड़ा हुआ है वो टूट जाता है। ठीक है, तो वो क्या था, फ्रैक्चर था। तो वही चीज हो गई, ये आंतरिक कारण में आता है कि पेशी के संकुचन की वजह से यदि अस्थि भंग हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा कारण है उसका, आंतरिक कारण के अंतर्गत उसे शामिल किया जाता है। दूसरे हैं पैथोलॉजिकल कारण। ठीक है, जो कि रोग कारक है मुख्य रूप से। ठीक है, जिसमें रिकेट्स आ जाता है, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है, मतलब जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, कमजोर। इसी तरह से ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बुजुर्गों में मुख्य रूप से अस्थि में जो कैल्शियम का है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, और अस्थियां कैसी हो जाती हैं, छिद्रित हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ठीक है, तो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये भी किसका कारण बनते हैं, फ्रैक्चर का कारण बनते हैं। तो कैसे कारण हो गए ये, पैथोलॉजी। ठीक है, और आंतरिक कारण के अंदर ये आते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई अपनी फ्रैक्चर के कारणों। अब देखिए फ्रैक्चर के लक्षण। तो जब किसी भी जानवर को या व्यक्ति को फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो भाई तेज दर्द होगा। जिस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है, तो पहले तो फ्रैक्चर की परिभाषा ही ले लो कि फ्रैक्चर हो रहा है तो क्या होगा, मोस्टली कि सबसे पहले भाई अस्थि टूटेगी, है ना, मुख्य रूप से क्या होगा कि अस्थि टूटेगी। तो पहली चीज तो ये हो गई, और अस्थि टूटेगी तो कहीं ना कहीं भाई दर्द भी होगा, उस जगह पर सूजन भी आएगी। ठीक है, तो ये होंगे, ये घटनाएं घटित होंगी। तो दर्द और सूजन का होना। दूसरा हो गया, जब अस्थि टूट गई तो क्या हम चल पाएंगे, या कोई भी जो पशु है क्या वो उस टूटी हुई अस्थि से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो उसकी जो कार्य क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, उसमें क्या होगा, अभाव आ जाएगा। ठीक है, यानी एक तो पहले उसके दर्द सूजन हो रही है, पेन हो रहा है, अस्थि भी टूट गई, तो कार्य वैसे ही नहीं होगा। तो कार्य क्षमता में क्या आ गई, कमी आ गई, अभाव हो गया। और चलने में क्या है, असामान्यता आ जाएगी। जिस तरह से हम एक नॉर्मल कंडीशन में चल पाते हैं, या पशु है नॉर्मल, हाथ पैर उसके सही हैं, जब चल पाता है, तो वो जब फ्रैक्चर हो जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगा, असामान्य रूप से चलेगा, एक पैर को उठा करके चलेगा, या कम फ्रैक्चर हुआ है तो थोड़ा सा हल्का सा टिका टिका करके चलेगा। ठीक है, तो गतिशीलता में क्या आ जाएगी, असामान्यता आ जाएगी। और जब फ्रैक्चर होगा तो वही सबसे पहली लाइन, कि अस्थि भंग होगा तो एक रूपता तो भंग होगी ही होगी। अस्थि टूटेगी तो उसकी जो एक रूपता यानी कंटिन्यूटी रही ही नहीं, तो एक रूपता उसकी भंग हो जाती है। और दूसरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कि फ्रैक्चर की पहचान का तरीका, चरचराहट की आवाज। ठीक है, प्लस सम, ये इसका एक मेन चीज होती है। ये पूछा भी जाता है कई बार कि फ्रैक्चर में किस प्रकार की आवाज आती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्रिप्टस साउंड के नाम से जानते हैं, चरचराहट की आवाज का। क्योंकि जो दोनों बोन है, ठीक है, जहां से वो टूटा है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या खाती हैं, वो रगड़ खाती है। तो उसकी वजह से कैसी आवाज आती है, चरचराहट की आवाज उस जगह से आती है। ठीक है, तो अपने जो लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें फ्रैक्चर के, तो क्या क्या हो गए, दर्द और सूजन का होना। और दूसरा हो गया कि
जब अस्थि टूट जाएगी तो उसके बाद उसकी कार्य क्षमता सही ढंग से वो काम नहीं कर पाएगा, वो भी अंग जिस अंग में फ्रैक्चर हुआ है। गतिशीलता चल नहीं पाएगा। फ्रैक्चर में एक रूपता तो भंग होती होती है। और इम्पोर्टेंट, यस, साउंड, चरचराहट की आवाज का। ठीक है, ये हो गए अपने। अब देखिए, अब हमें ये पता चल गया कि भाई लक्षण इसके हो गए, फ्रैक्चर हो गया, उसके लक्षण भी हमने देख लिए कि भाई ये डायग्नोस हो गया पूरी तरह से कि ये क्या है, फ्रैक्चर है। अब हमें उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, उपचार करना है। तो फ्रैक्चर में क्या हुआ है, जो अस्थियां हैं वो एक अस्थि दो खंडों में टूट गई है, दो से अधिक खंडों में टूट गई है। या फिर ये कहेंगे वो टूट करके इधर उधर कहीं भी जा सकती है, किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसके उपचार के मुख्य रूप से जो इलाज है उसको 4R प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको अपनाया जाता है। 4R क्या है, तो सबसे पहले तो ये है कि हम ये पता लगाते हैं कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, यानी रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना। क्या हो गया, फ्रैक्चर को पहचानना। तो जो कि हमने बात की अभी, उसके लक्षणों को देख करके हम पहचानते हैं कि भाई ये फ्रैक्चर है या नहीं, और है तो किस प्रकार का फ्रैक्चर है, तो ये हमने पहचान लिया। अब फ्रैक्चर होने के बाद क्या होगा कि जो अस्थि है वो दो भागों में टूट गई। पास पास है जब तो ठीक है, इधर उधर भग गई है, ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है, दोनों खंड अलग अलग हो गए हैं। तो क्या करेंगे, उन अस्थि खंडों को पास पास लाया जाता है। ठीक है, जो भंगित अस्थि खंड है उनको हम क्या कर रहे हैं, पास पास ला रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन, यानी उनके बीच की जो दूरी है उसको घटा रहे हैं, बिल्कुल पास पास लेकर के आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी जो नॉर्मल अवस्था थी उस अवस्था में लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो तीसरा होता है कि रिटेंशन। भाई हम पास पास तो ले आए, लेकिन जैसे ही छोड़ा, क्योंकि टूटने के बाद फिर वो दोबारा अगल बगल में इधर उधर हट गई। ठीक है, या फिर जो उनके मांसपेशी से जुड़ने के हिसाब से अनुसार जो टेंडन है, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या हो रही है, लिगामेंट उनकी वजह से दूर दूर जा रही हैं, वो वापस से फिर ब्रेक हो रही हैं और अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं। तो हड्डियां हैं वो एक दूसरे में धस रही हैं, ऊपर नीचे या दूर भग रही है। तो जो हम उसको पास पास लेके आए, रिडक्शन किया, तो अब इनको वापस इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, इसी स्थिति में हमें रखना पड़ेगा, जिससे कि आगे चल करके जुड़ सकें। तो अगला पॉइंट है रिटेंशन। तो रिटेंशन वाले यानी स्थिरीकरण, उसी स्थिति में बनाए रखना। यानी जब अस्थि टूटी भंगित हुई, सबसे पहले हमने पहचान लिया कि अस्थि भंग हो गई, उसके बाद हमने उसको क्या किया, रिडक्शन किया, उनको पास पास लेकर के हम आए। अब इनको छोड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएंगी, यानी दूर दूर चली जाएंगी। तो इनको इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए, यानी रिटेंशन, जिस स्थिति में हम ले आए इनको पास पास लेकर के आए, अब इसी स्थिति में बनाए रखना ही क्या कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। अब रिटेंशन वाली स्थिति में बनाए रखने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि ये लंबे समय तक साथ साथ रहें और ये हील हो सकें और ये दोनों खंड आपस में जुड़ सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो तरीके हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से अब हम क्या करते हैं बनाए रखने के लिए, भाई पीओपी की जाती है, स्प्रिंट्स का यूज लेते हैं। स्प्रिंट यानी जैसे खपच्ची, बांस की हो सकती हैं, प्लास्टिक की हो सकती हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग हम करते हैं, किसके लिए, स्थिरीकरण के लिए, उनको उसी पोजीशन में बनाए रखने के लिए, पास पास वाली स्थिति में बनाए रखने के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद रिहेबिलाइटेशन। तो ये जो पॉइंट है इसमें क्या है कि मान लो कि हमने सभी तरीके अपना लिए और अस्थि जुड़ गई, और जुड़ने के बाद अब उसकी जो गतिशीलता या जो उसकी पहली जैसी कार्य क्षमता है वो उसमें नहीं रहती है। तो उस अस्थि में या उस अस्थि से जुड़े हुए भाग में पहली जैसी कार्य क्षमता, कार्यशीलता, ठीक है, विकसित करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो क्या कहलाता है, रिहेबिलाइटेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भंगित अस्थि खंड में, भंगित अस्थि खंडों के जुड़ने पर, ठीक है, भंगित अस्थि खंडों के जुड़ने पर संबंधित अंग की, यानी जिस भाग में वो हैं, जिस अंग में हैं, संबंधित अंग की क्रियाशीलता को
लाना, समृद्ध अस्थिखंड की क्रियाशीलता को पहले जैसे लाना, क्या कहलाता है ये? रिहेबिलाइटेशन कहलाता है। जैसे फ्रैक्चर किया, जब फ्रैक्चर के ऊपर जब प्लास्टर किया जाता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई जैसे मान लो हाथ में हुआ यहाँ पर या पैर में हुआ, तो भाई उंगलियों को आप हिलाते रहो, ठीक है, जिससे कि वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई बनी रहे और जो अंग है उसकी क्रियाशीलता मतलब बनी रहे, ठीक है, तो ये चीजें कही जाती हैं। अब प्लास्टर को खोला या फ्रैक्चर को ठीक होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि एक साथ उस पर जोर रखने के लिए कह दिया जाए, या ये कहें कि एक साथ भाई दौड़ नहीं लग पड़ तू, दृष्टि की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो धीरे धीरे मतलब ये कहा जाता है कि आपको एक साथ पूरा शरीर का वजन इसके ऊपर नहीं लेना है ना, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता पहले जैसी नहीं है ना, मजबूती पहले जैसी उसकी अभी नहीं है। तो धीरे धीरे उस पर कार्यशीलता को यानी बढ़ाया जाता है, काम करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। जैसे एक तरीका जिसमें हो गया फिजियोथेरेपी वाला मेथड यूज किया जाता है, या खुद ही व्यक्ति घर पर यूज कर सकता है कि भाई धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे वजन रखना है, मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ाने हैं, तो वो क्या कहलाता है? रिहेबिलाइटेशन कहलाता है, ठीक है। तो पहला अपना रिकॉग्नाइजेशन हो गया, फ्रैक्चर को हमने पहचान लिया, रिडक्शन में हमने अस्थियों को हम पास पास ले आए। तीसरा अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिटेंशन, यानी जब पास पास लाने के बाद उनको उसी स्थिति में बनाए रखने को ही हम क्या बोल रहे थे? रिटेंशन बोल रहे थे। अब इसको रिटेंशन को बनाए रखने के तरीके कौन कौन से हैं, इनको हमें पढ़ना, यानी स्थिरीकरण। जो अस्थि हैं, हम उनको टूटे भंगित अस्थि खंडों को पास पास लेके आए, अब उनको हमें स्थिर कैसे करना है, एक ही जगह पर किस तरह से हम स्थिर कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है बाह्य स्थिरीकरण और दूसरा होता है अंतः स्थिरीकरण, ठीक है। तो बाह्य स्थिरीकरण क्या है, इसके द्वारा हम करते हैं ये करते हैं हम स्प्रिंट्स के द्वारा, स्प्लिंट्स के द्वारा, जिनको हम जैसे बांस की बनी हुई होती है ना, जिनको खपच्ची भी कह दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो गया ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O होता है, ठीक है। इसकी बनी बनाई पट्टी भी आती है, ठीक है, या फिर ये पाउडर फॉर्म में आता है, जिसको पट्टी बांधने के बाद धीरे धीरे उसके ऊपर लपेटते जाते हैं पानी में भिगो करके, और ये मतलब एक समय के बाद यानी मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, आधे घंटे के बाद हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से बिल्कुल हार्ड हो जाता है, और क्या हो गया, उसका स्थिरीकरण हो जाता है। जिस भी जगह पर हम इसे लेप करते हैं उसी पोजीशन में ये क्या है, हार्ड हो जाता है, और उस बोन को ये क्या करता है? स्थिर करता है, ठीक है। तो स्प्रिंट्स के द्वारा जो बांस की या फिर प्लास्टिक की बनी हुई डंडियां होती हैं, छड़ होती हैं, ठीक है, मान लो कोई अपना ये भाग टूटा, तो यहाँ पर एक स्प्लिंट हम यहाँ लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे और साइडों में लगाएंगे, ठीक है। और जिस तरह से जो टूटे हुए भाग को सपोर्ट दे सके, उस प्रकार से उन धातु की या जो प्लास्टिक की या लकड़ी की बनी हुई स्प्रिंट्स को यानी खपच्चियों को लगाया जाता है, टाइट पट्टी की सहायता से बांधा जाता है, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? पीओपी की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बाह्य स्थिरीकरण, प्लास्टर ना। इसके बाद होता है कि भाई अंतः स्थिरीकरण, कि जो बोन है उसको आंतरिक रूप से किस प्रकार से सपोर्ट दे सकते हैं हम या स्थिर कर सकते हैं, यानी ऐसी जगह जहां पर स्प्रिंट्स लगाना या कास्टिंग करना संभव नहीं है, उन जगहों पर हम किस प्रकार से करते हैं? अंतः स्थिरीकरण के द्वारा जो बोन है उनको स्थिर किया जाता है, जिससे कि वो एक समय के बाद, नियत समय के बाद वो आपस में जुड़ सकें। तो जिनमें सबसे पहले आता है इंट्रा मेडुलरी ट्विनिंग, ठीक है। अब मेडुला क्या होता है? क्योंकि जो शुरुआत का पार्ट था अपना, कि जो बोन थी, बोन के स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, तो बीचों बीच में उसमें एक कैविटी पाई जाती है, ये वाला भाग है ना। ये अपने बोन की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पढ़ी थी, कार्टिलेज पढ़ी थी, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, पेरियोस्टियम, है ना। पेरियोस्टियम को ही क्या बोल देते हैं हम? एपियोस्टियम कह देते हैं। अब यहीं पर देखिए, बीच में एक कैविटी पाई जाती है बोन के अंदर, है ना, खोखली गुहा पाई जाती है।
इस खोखली गुहा को ही हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी कैविटी कहते हैं। मेरु रज्जु गुहा के नाम से जाना जाता है, मेडुलरी कैविटी, अस्थि मज्जा, सॉरी अस्थि मज्जा गुहा। और इसमें जो द्रव भरा रहता है, अस्थि मज्जा गुहा हो गई, इसमें कैसा पदार्थ भरा रहता है, पल्पी। पल्पी से मतलब है कि तरल तो होगा, ना ही वो ठोस है ना ही पूरी तरह से तरल है, यानी वो बहेगा नहीं। जिस तरह से आम का पल्प होता है ना, थोड़ा सा उसका जो गूदा है उसको हम मिक्स कर दो आप, बिल्कुल मतलब जूस सा बना दो उसी का, तो वो एक जगह पर ही स्थिर रहेगा। पल्पी टिश्यू इसके अंदर भरा रहता है, इसको हम बोल देते हैं अस्थि मज्जा। जो पल्प है उसको तो बोल देते हैं हम अस्थि मज्जा। और जो जिस कैविटी के अंदर ये भरा हुआ है, उस गुहा को क्या बोल देते हैं हम, अस्थि मज्जा गुहा। क्या कह देते हैं, अस्थि मज्जा गुहा। तो अस्थि मज्जा गुहा क्या हो गई, जो बोन है, ठीक है, उसके बीचों बीच में एक गुहा पाई जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अस्थि मज्जा गुहा। तो इंट्रामेडुलरी पेनिंग हम बात कर रहे थे, इंट्रामेडुलरी पेनिंग। तो इंट्रामेडुलरी पेनिंग में क्या किया जाता है कि जो बोन है, जो उसकी अस्थि मज्जा गुहा है, ठीक है, मेडुलरी कैविटी है, उसके अंदर धातु की बनी हुई रॉड या पिन डाली जाती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, इंट्रामेडुलरी पिनिंग कह देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा है बोन प्लेट, ये भी धातु की बनी हुई होती हैं, है ना। और बोन स्क्रू, बोन प्लेट को फिक्स करने के लिए बोन स्क्रू काम में लिए जाते हैं। और बोन को फिक्स करने के लिए कभी कभी स्क्रू की सहायता से वायरिंग की जाती है, यानी धातु के बने हुए तारों का उपयोग किया जाता है, तो उसे बोल देते हैं हम आर्थोपेडिक वायरिंग। और फिर एक होता है ट्रांसफिक्सेशन, वो एक प्रकार का, ये क्या है, बोन को फिक्स करने के लिए होते हैं। देखिए, जो इंटरनल फिक्सेशन की बात है उसमें कौन कौन सी चीजें किस तरह से यूज होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये क्या हो गई, इस तरह की ये क्या हो गई, पिन हो गई, ठीक है, या रॉड हो गई, धातु की बनी हुई है। ये फ्रैक्चर लाइन है रेड वाली जो हमें दिखाई दे रही है। अब इसको हमें क्या करना है, स्थिर करना है आंतरिक रूप से, ऊपर से ड्रिल करके इसके अंदर किसको डाला हमने, जो पिन है धातु की बनी हुई, इसको हमने मेडुलरी कैविटी के अंदर होते हुए डाल दिया। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटर इंट्रामेडुलरी पिनिंग। क्या बोल देंगे इसको, इंट्रा मेडुलरी पिनिंग। इंट्रा माने अंदर, तो किसके अंदर, मेडुलर कैविटी के अंदर, जो मज्जा गुहा है, अस्थि मज्जा गुहा है, उसके अंदर हमने किसको डाल दिया, इस धातु की बनी हुई पिन को डाल दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इंट्रा मेडुलरी पिनिंग। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम जो बात कर रहे थे, क्या थी वो, प्लेट। ठीक है, बोन प्लेट, जो कि बोन को स्थिर करने के लिए काम में आती है। तो ये सभी चीजें क्या हैं, बोन प्लेट हैं। और ये होती हैं इनको फिक्स करने के लिए स्क्रू। इस तरह से देखें आप, ठीक है, कि जैसे ये बोन है, कोई टूटी यहाँ पर, ये वाला भाग टूटा, तो यहाँ पर ये हमने क्या लगाई, बोन प्लेट लगाई। इसमें ये छेद होते हैं कि कहाँ कहाँ हम इनको लगा सकते हैं, ड्रिल की सहायता से स्क्रू को इसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, ये डले हुए हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, स्क्रू को अंदर डाल दिया और बोन प्लेट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इससे जो इसका हिस्सा है वो आपस में जुड़ गया। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये क्या हो गया, अपनी बोन प्लेट और बोन स्क्रू। अब ये जो था अपना, ठीक है, कौन सा पार्ट था, ऑर्थोपेडिक वायरिंग। बोन को जोड़ने के लिए जो हम वायरिंग काम में ले रहे हैं वो ऑर्थोपेडिक वायरिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी प्रकार से स्क्रू का, केवल स्क्रू को भी यूज करके मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, इंटरनल फिक्सेशन किया जाता है। ठीक, अगला है कि जो भेड़ बकरियां थी, हम बात कर रहे थे इंट्रामेडुलरी पिनिंग की, तो उसमें क्या कर रहे थे कि जो बोन है उसकी अस्थि मज्जा गुहा के अंदर हम धातु की बनी हुई पिन को प्रवेश करा रहे थे। ठीक है, तो वहां तो एक दो पिन से काम चल जाता है, लेकिन जो गाय भैंस हैं उनमें एक दो पिन से काम नहीं चलता है। इसलिए वहां पर जब एक दो से अधिक पिनों का उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक पिनिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्टैक पिनिंग। इसमें
इस तरह की आपको संरचना दिखाई पड़ेगी। तो जगह जगह पर पिनिंग लगा करके और बाहर से इस तरह से जो इस संरचना बनाई जाती है, जो रॉड वगैरह लगाई जाती है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है, स्टैक पिनिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसके बारे में अंत स्थिरीकरण के बारे। ठीक, अब यहाँ पर कुछ केवल सिंगल वर्ड जो एक वन लाइनर चीजें हैं ये। पहला है इंटरडेंटल वायरिंग। ठीक है, कहाँ पर काम में लेते हैं हम मुख्य रूप से, ऊंट की जो मैंडिबल है उसके अस्थि भंग में काम में ली जाती है। तो ऊंट के अस्थि भंग में हम कौन सी चीज काम में ले रहे हैं, इंटरडेंटल वायरिंग, यानी जो दो दांत हैं उनके बीच में वायरिंग की जाती है और उन दांतों की सहायता से जो मैंडिबल है, ठीक है, जो निचला जबड़ा है मैंडिबल बोन है, दांतों के बीच में वायरिंग करके उस जो जबड़े की मैंडिबल है उसको स्थिर किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो दांत हैं उनके बीच में वायरिंग करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इंटरडेंटल वायरिंग। तो किस काम में लेते हैं, जो मैंडिबल फ्रैक्चर है ऊंट के अंदर उसमें हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा है टेंशन बैंड वायरिंग। ठीक है, ये भी एक तरीका है, तो टेंशन वाला ये, ठीक है, टेंशन बैंड वायरिंग। तो जो एक होता है मोन्टेजिया फ्रैक्चर, मोन्टेजिया फ्रैक्चर किसे कहते हैं कि अ, ये होता है कि जो अपनी अस्थि है कौन सी, अल्ना वाला, अल्ना वाला जो पोर्शन है उस बोन को देखो थोड़ा सा इस तरह से हम बनाते हैं, थोड़ा एनाटोमी में आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। अल्ना का एक भाग होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ओलिक्रेनन प्रोसेस। आप इतना याद रखें बस। किसका है, अल्ना। तो अल्ना के ओलिक्रेनन प्रोसेस के टूटने का जो फ्रैक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोन्टेजिया फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो उपचार किया जाता है वो कौन सी मतलब वायरिंग की जाती है या उपाय अपनाया जाता है, टेंशन बैंड वायरिंग। जिस प्रकार से ऊंट में हम मैंडिबल फ्रैक्चर होने पर कौन सी वायरिंग अपना रहे थे, इंटरडेंटल वायरिंग अपना रहे हैं, उसी प्रकार से मोन्टेजिया फ्रैक्चर में जो क्या है, अल्ना के ओलिक्रेनन प्रोसेस का टूटना, इसमें हम कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं, टेंशन बैंड वायरिंग अपनाया। ठीक है, तो बस केवल इतना सा है इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीज किस किस चीज के बारे में बात की। सबसे पहले फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर की परिभाषा क्या है, देखिए। ठीक है, उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा कि फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो अस्थि भंग है, अस्थि भंग किसे कह रहे थे हम, चाहे तो वो अस्थि की निरंतरता का भंग होना हो, चाहे वो उपास्थि की निरंतरता का भंग होना हो, और चाहे वो जो कठोर ऊतक हैं उनकी निरंतरता का भंग होना हो, तो क्या कहलाता है वो, अस्थि भंग कहलाता है। इसके बाद जो अस्थि भंग है वो दो प्रकार का था, कौन कौन सा, ओपन और सॉरी, यानी अस्थि पूर्ण और अपूर्ण, है ना। पूर्ण अस्थि भंग क्या था, कि जिसमें अस्थि पूर्णतया टूटकर कम से कम दो खंडों में अलग अलग हो रही थी या बट रही थी। और अपूर्ण अस्थि भंग क्या था, जिसमें अस्थि पूर्णतया नहीं टूट रही थी। ठीक है, पूर्ण अस्थि भंग में बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फ्रैक्चर लाइन की दिशा के अनुसार फ्रैक्चर के प्रकार, जिसमें हमने ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, स्पाइरल, कम्युटेड, मल्टीपल, अवल्जन, ये फ्रैक्चर के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जिसमें अस्थि की लंब अक्ष और फ्रैक्चर लाइन 90 डिग्री के एंगल पर हो, ऑब्लिक तिरछी हो फ्रैक्चर लाइन तो उसे हम ऑब्लिक फ्रैक्चर कह देते हैं, स्पाइरल
जब फ्रैक्चर लाइन कैसी हो, घुमावदार हो, तो उसे हम क्या कह दे रहे थे, स्पाइरल फ्रैक्चर कह रहे थे। कम्युटेड फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर लाइन दो या दो से अधिक हो और एक बिंदु पर आकर के मिल रही हो, तो उसे हम कम्युटेड फ्रैक्चर कह रहे थे। मल्टीपल फ्रैक्चर, जब दो से या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन हो, या ये कहें कि जो भंगित अस्थि खंड है उनकी संख्या दो से अधिक थी, ठीक है, तीन या तीन से अधिक थी, ये भी बोल सकते हैं हम मल्टीपल फ्रैक्चर, यानी दो खंडों से ज्यादा में अस्थि टूटती है, तो वो क्या कहला रहा था, मल्टीपल फ्रैक्चर। वहां पर ये शर्त नहीं थी कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगी। अवेल्जन फ्रैक्चर, किसी मांसपेशी के टेंडन में खिंचाव की वजह से या मांसपेशी में खिंचाव की वजह से किसी अस्थि के खंड का टूटना, अस्थि भंग होना, क्या कहला रहा था, अवलजन अस्थि भंग कहला रहा था। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये सभी चीजें पढ़ी थी, ये डायग्राम देखे थे। देखो हमने वहां बात कर रहे थे कि ये कौन सा था, स्टेबल प्रकार का हमने बात की थी। तो स्टेबल में क्या है कि अस्थि खंड जो है एक ही जगह पर भंगित अस्थि खंड है, जो कि त्यों ये आपस में, अस्थि तो टूट गई लेकिन वो एक सीध में बने हुए, तो इसको तो बोल रहे थे हम क्या, स्टेबल फ्रैक्चर। और टूटने के बाद वो अलग अलग हो गए, तो वो क्या कहला रहे थे, अनस्टेबल। ठीक है, और एक पढ़े थे हमने सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में ये सिंपल का ही प्रकार है, नॉन डिस्प्लेसिव किस में आ जाता है, सिंपल में, यानी आसपास के ऊतकों को ये किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा रहा था। और इसे देखो कंपाउंड में, टूटने के बाद ये बाहर निकल गया, आसपास की जो ऊतक हैं, मांसपेशियां हैं, ठीक है, त्वचा है, और यहाँ क्या था, जो भी रक्त वाहिनी है उनको क्या पहुंचा रहा है, ये हानि पहुंचा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड प्रकार का फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इम्पैक्टेड, टूटने के बाद जो अस्थि खंड है एक दूसरे में धस गए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड, टूटने के बाद जो अस्थि खंड है दूर दूर चले गए। ठीक है, अस्थि भंग की गंभीरता के अनुसार वही सिंपल और कंपाउंड, क्लोज और ओपन, आसपास के ऊतकों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही तो बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। कंपाउंड में जो जितने भी अपने आसपास के ऊतक होते हैं अस्थि के, चाहे वो मांसपेशी हो, रक्तवाहिनी हो, चाहे त्वचा हो, उसको हानि पहुंचती है। स्टेबल, एक जगह पर बने हुए हैं, टूटने के बाद दोनों स्टेबल है, और अनस्टेबल, दोनों अगल बगल में कहीं ना कहीं दिशाहीन हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। अस्थि भंग के स्थान के अनुसार किसी भी बोन के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, ये सभी भाग हमने बात की थी। इसकी कार्टिलेज हो गई, ठीक है, कॉन्डाइल, बंद मुट्ठी नुमा संरचना, डिक्टल एंड की, ठीक है। इनमें से जिस भाग में फ्रैक्चर लाइन बनती है या जो भाग फ्रैक्चर के द्वारा टूटता है, उसी के आधार पर उसको वह नाम दे दिया जाता है। ठीक है, डायफाइसिस वाला भाग टूटा तो डायफाइजियल फ्रैक्चर, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर, एपीफाइजियल फ्रैक्चर, कॉन्डाइलर और आर्टिकुलर। ठीक है, जहां भी जिस क्षेत्र से संबंधित फ्रैक्चर होगा उसको उसी नाम से बोल दिया जाता है। फिर था अपूर्ण अस्थि भंग। अपूर्ण अस्थि भंग में जो अस्थि है पूर्णतः नहीं टूट रही है, दो भागों में नहीं टूट रही है, ठीक है, और नहीं टूट रही तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत हिस्सा वहीं की वहीं चटकेगा। यदि केवल पेरिओस्टियम चटक रही है, जो कि छोटे बच्चों में होती है मुख्य रूप से, जिनमें छोटे बच्चों में क्या होता है, अधिक लचीली हड्डियां होती हैं, ज्यादा मुड़ने की वजह से उनका जो बाह्य आवरण है, ठीक है, पेरिओस्टियम वो चटक जाती है। यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि पेरिओस्टियम कहाँ से चटकेगी, जैसे मान लो ये बोन हो गई, ठीक है, अब जिधर की तरफ मुड़ रही है ना हड्डी, उसके विपरीत दिशा में, यानी पेरियोस्टियम किधर की चटकेगी, इस वाली दिशा की, यहां से चटकेगी पेरियोस्टियम, ये वाली दिशा की, यानी कौन सी दिशा दिशा की चटकेगी, यानी बाहरी दिशा की, जिधर की तरफ हम मोड़ रहे हैं उसके विपरीत दिशा की पेरियोस्टियम चटकती है। ठीक है, ये चीज। फिसर फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर लाइन एक दरार रूपी संरचना के रूप में हो और अधूरी हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फिसर फ्रैक्चर। और जब अस्थि पर दबाव पड़ने की वजह से वहां के जो अस्थि ऊतक हैं या जो हड्डी है वो थोड़ी सी दब गई, वहां पर हल्का सा गड्ढा बन गया, तो वही क्या कहलाएगा, डिप्रेशन फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर के कारण बाह्य कारण और अंत्य कारण होते हैं। बाह्य कारण में बाह्य बाहर घटित होने वाली घटनाएं आती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ऊंचाई से गिरना हो गया, अस्थि का अधिक मुड़ने की वजह से हो गया, ठीक है, अस्थि में अत्यधिक प्रसार की वजह से हो गया, तो ये कारण हो गए। आंतरिक कारण में पेशी में संकुचन हो गया, ठीक है, शरीर के अंदर है, पेशी बोन से जुड़ी हुई है, संकुचन अधिक हुआ तो मांस बोन है वो टूट जाती है। पैथोलॉजिकल कारण में अंदर ही अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं, किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, मिनरल्स की कमी से,
ठीक है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये मुख्य कारण होते हैं किसके, आंतरिक कारणों में फ्रैक्चर के। फ्रैक्चर के लक्षण, जिस जगह अस्थि टूटेगी, पहली चीज तो क्या हो गई, अस्थि टूटी तो उसकी कंटिन्यूटी भंग हो गई, तो अस्थि की जो एक रूपता है, निरंतरता है, वो भंग होती है। दूसरा, भंग होने की वजह से आसपास के ऊतकों को डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से दर्द सूजन होती है। अब अस्थि टूटी है, आसपास के ऊतकों में दर्द सूजन आ गई है, कार्य क्षमता में भी अभाव आ जाता है, कार्य पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, और गतिशीलता तो नॉर्मली बहुत कम ही हो जाती है, ये कहें कि ना के बराबर रहती है। और मेन चीज कि जो दोनों अस्थियां फ्रैक्चर होने के बाद जिस जगह पर जब उनको पास पास लाया जाता है या स्थिर है, तो जब वो एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो चरचराहट की आवाज यानी क्रिप्टस साउंड आती है। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। उपचार में 4R प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचानना, किसी भी फ्रैक्चर को हमने पहचान लिया, वो क्या हो गया, रिकॉग्नाइजेशन। रिडक्शन यानी पास पास लाना, भंगित अस्थि खंडों को, भंगित अस्थि खंडों को पास पास लाना, क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। रिटेंशन यानी पास पास लाने के बाद उसी स्थिति में बनाए रखना, भंगित अस्थि खंडों को हम पास पास लिया और उसी स्थिति में हम बनाए रखने हैं, तो क्या कहलाएगा, रिटेंशन। इसके लिए हम स्थिरीकरण की विधियां यूज करते हैं, यानी उसको स्थिर किस प्रकार से रखा जाए। इसमें जो बाह्य स्थिरीकरण की में क्या क्या चीज यूज ले रहे थे, हम स्प्रिंट्स यूज ले रहे थे, और पीओपी कास्टिंग काम में ले रहे थे। और अंत स्थिरीकरण में हम क्या ले रहे थे, इंट्रामेडुलरी पिनिंग ले रहे थे, बोन प्लेट ले रहे थे, बोन स्क्रू काम में ले रहे थे, ठीक है, ऑर्थोपेडिक वायरिंग काम में ले रहे थे। इसके बाद मान लो कि सब कुछ ठीक हो जाता है, हड्डी जुड़ जाती है, तो उसके बाद उसकी कार्य क्षमता पहली जैसी नहीं रहती है। तो उस अंग की कार्य क्षमता को पहली जैसी लाने के लिए कुछ विधियां होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे, मतलब एक साथ ये नहीं है कि भाई जो अपनी अस्थि जुड़ी है उस पर कार्यभार एक साथ प्रेशर डाल दिया जाए कार्यभार का। तो धीरे धीरे वजन रखना चाहिए, धीरे धीरे उस अंग से काम करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिहेबिलाइटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इनके बारे में हमने ये सब चीजें बात की थी। ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम थे इनके। तो अब इसके बाद यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ, सुदेश पोदार, गुड इवनिंग सर, टी सर मस्त, ओके थैंक यू। शिवराज गुलशन सर, जीके की क्लास कब है। जीके वाले सर भी आएंगे, जल्दी आएंगे, है ना। बाकी ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, तिरछा। तो जब फ्रैक्चर लाइन अस्थि की लंब अक्ष के 90 डिग्री के अलावा अन्य किसी भी एंगल पर होगी, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाएगा, है ना। यानी जो अस्थि जो अस्थि पर फ्रैक्चर लाइन जो बन रही है उसमें 90 डिग्री के अलावा जो कोई भी एंगल होगा तो तिरछी बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। परमार रुदावल, थैंक यू सर, ओके वेलकम। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, दीप्ति उपाध्याय, मैंने काफी समझाया है। क्या बताया था मैंने कि, देखो चलो एक बार और, देखो ये कोई भी बोन है, ठीक है, यहाँ पर एक फ्रैक्चर लाइन ये बनी, ठीक है, यहाँ से अस्थि टूटी, दूसरी फ्रैक्चर लाइन यहाँ से बनी, यहाँ से भी अस्थि टूट गई, तो एक खंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब मान लो एक ऐसे और टूट गई, तो ये चौथा खंड बन गया। तो फ्रैक्चर लाइन दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन जब बनती हैं, और जितनी भी ये फ्रैक्चर लाइन बनी है एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है,
तो इनको हम क्या बोल देंगे, कम्युनिटेड फ्रैक्चर कह देंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि ये फ्रैक्चर लाइन तो दो या दो से अधिक बन रही हैं, इस तरह से मान लो ये फ्रैक्चर लाइन बन गई, ये इस तरह से बन गई, लेकिन एक बिंदु पर कोई भी नहीं मिल रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्रैक्चर, या ये कहें दूसरे शब्दों में, ठीक है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल फ्रैक्चर में कोई भी हम शर्त नहीं लगा रहे हैं कि भाई जो फ्रैक्चर लाइन बनी है वो एक बिंदु पर आकर के मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है, चाहे मिल रही है चाहे नहीं मिल रही, तो तब भी हम उसको क्या बोल देंगे, मल्टीपल फ्रैक्चर। तो हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो कम्युनिटेड फ्रैक्चर है वो एक कार का मल्टीपल फ्रैक्चर होता है ना। लेकिन कम्युनिटेड फ्रैक्चर कब कहेंगे हम, तब कहेंगे जब जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक बिंदु पर आकर के मिल रही है ना। ये कंफ्यूजन कभी मत करना कम्युनिटेड फ्रैक्चर का और मल्टीपल फ्रैक्चर का। कम्युनिटेड को भी हम मल्टीपल फ्रैक्चर बोल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल को हम कम्युनिटेड नहीं कहेंगे। और बताइए। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। सभी के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राधे।